नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति शास्त्र का प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं का इसको हम हल करेंगे और आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आइए हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये है आपकी क्वेश्चन। आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर बहुत ही डिस्क्रिप्शन तरीके से, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया है विद क्वेश्चन आंसर की। तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिए और यहाँ से जाइएगा मत, पहले इसको पूरा अच्छे से देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको और भी लेक्चर के वहाँ पे लिंक मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं और भी क्वेश्चन आंसर। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है भारत का संविधान लिखित और निर्मित, ये दोनों ही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ। तो ये जो 42वां संशोधन है यह 1976 को हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये आपका जो दल बदल विरोधी जो कानून है वो 44वें संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे विशाल संविधान। तो विश्व का सबसे जो विशाल संविधान है वह भारत का संविधान है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहते हैं या लिखित संविधान है तो वह है भारत का संविधान। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, सत्य असत्य, लिखित व अलिखित, है ना, लिखित व अलिखित नियमों के संकलन को संविधान कहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसके लिखित संविधान को सत्य है ना, ये क्या है? सत्य है। एक भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भारत संप्रभु का मतलब स्वयं निर्णय लेने से है। मतलब भारत का जो है अपने निर्णय स्वयं लेता है, विदेशी नीतियों के लिए निर्णय जो है स्वयं लेता है। भारत में किस तरीके से शासन चलेगा, कौन किस पद पे बैठेगा, ये पूरा निर्णय भारत की सरकार लेती है, इसलिए ये क्या है? संप्रभु राष्ट्र है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका का संविधान अलिखित है। ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि वहाँ का भी संविधान लिखित है ना। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, क्योंकि यह क्या हुआ था कि जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना, 9 दिसंबर 1946 को। तो उस समय अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था, किंतु फिर बाद में जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये असत्य है ना, क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही चुन लिया था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का संविधान लागू किया गया तो ये है 26 जनवरी 1950 को। कितनी सो? ये 26 जनवरी है ना 1950, 26 जनवरी 1950 ना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नीति निर्देशक तत्व से लिए गए हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कौन से? आयरलैंड से, है ना, आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, जो कि अभी जस्ट बताया है,
तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो वह हुई थी 9 दिसंबर, यानी 9 दिसंबर 1946 को, है ना, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी में निर्णय लिया गया था कि सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष, मतलब जो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। नेक्स्ट देखिए, भारत के मौलिक अधिकार संविधान से लिए गए। तो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, जो प्रत्येक नागरिक को जो प्राप्त हैं, वो अमेरिका से लिए गए थे, है ना, इसको अमेरिका से, है ना, कहाँ से, अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। क्या हुआ था कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो विश्व के सभी देशों में, है ना, विश्व के सभी देशों में वो जो संविधान समिति के सदस्य थे उनको प्रत्येक देशों में भेजा गया और वहाँ के संविधान में जो जो बातें अच्छी लगीं तो वो उन सबको लेके आए और उसी से अपना संविधान बना। नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था संविधान से लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था ये अपने यहाँ ब्रिटेन से लिया गया, है ना, संसदीय शासन व्यवस्था जो है ना, ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन आज का इंग्लैंड से, है ना, इसको इंग्लैंड भी कहते हैं। वहाँ पे भी द्विसदनीय है और यहाँ पे भी द्विसदनीय है। केवल अंतर इतना है कि वहाँ की जो महारानी हैं तो क्वीन है, जो वहाँ की सर्वे सर्वा हैं और अपने यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, है ना, और बाकी वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, अपने यहाँ पे भी प्रधानमंत्री होते हैं। वहाँ पे उच्च सदन और निम्न सदन है, अपने यहाँ पे लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। तो ये द्विसदनीय यहाँ पे भी है, द्विसदनीय ब्रिटेन में भी है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, भारत का संविधान बनने में लगा समय। तो ये है भारत का संविधान बनने में लगा समय, तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था इसको बनने में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, न्याय संगत संविधान है। न्याय संगत संविधान, तो यह शांति, समृद्धि, न्याय और सुखी जीवन के आदर्शों का प्रतिपादन करता है। यानी शांति, समृद्धि, न्याय और सुखी जीवन के आदर्शों का प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन हुआ तो ये 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, तभी उसका 9 दिसंबर, है ना, 9 दिसंबर 1946, है ना, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं, माउंटबेटन योजना लागू हुई। तो जो माउंटबेटन योजना है वो 3 जून 1947 को, कितने को, माउंटबेटन 3 जून 1947 को। तो जो माउंटबेटन योजना आई थी वो भारत का विभाजन करने के लिए आई थी। तो इन्होंने इस योजना के तहत जो लागू हुआ तो उससे पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, कोई भी जो प्रस्तावना होती है उसमें मूल बातें जो रहती हैं वो समाहित रहती हैं। तो क्या होता है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, एक दर्पण होता है जिसमें सभी मूल बातें समाहित रहती हैं। मतलब जो उसका जो सार होता है वह प्रस्तावना में दिया जाता है ना। नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए, है ना, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन आया था, है ना, तो वो 1900 भारतीय संविधान का निर्माण। तो जो कैबिनेट मिशन आया था तो उसने क्या किया, भारतीय संविधान का निर्माण के लिए आया था, है ना। तो उसने संविधान के निर्माण की बात कही थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य। जो संविधान सभा के सदस्य हैं वह 389 थे, 89 थे। फ्रांस का संविधान, है ना, तो फ्रांस का जो संविधान है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, फ्रांस का संविधान है जो 1789 में
लागू हुआ था सब 1789 में। अमेरिका का संविधान ये 1786 में, है ना, अमेरिका का 1786 में, है ना। और क्रिप्स मिशन सन 1942 में आया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था, है ना, 1942 में। उस समय क्या था कि यह पूरा विश्व यानी ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में हारता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए इन्होंने भारतीय सेना से मदद मांगने के लिए ये क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था, ताकि इन भारतीयों की मदद मिल सके, भारतीय सेना की मदद मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाजवादी राज्य क्या है? तो यहाँ पे हम देखते हैं समाजवादी राज्य क्या है। तो यहाँ पे है समाजवादी राज्य, एक जो भी राज्य होते हैं एक समाजवादी होता है, पूंजीवादी होता है और मिश्रित, यानी तीन प्रकार के जो होते हैं स्टेट या देश होते हैं। एक पूंजीवादी जो कि अभी के वर्तमान में देखा जाए तो जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्विट्ज़रलैंड है, इस तरीके के जो भी देश हैं मुख्य रूप से यूरोपियन देश हैं, तो वो कैसे हैं? पूंजीवादी देश हैं। और साम्यवादी देश जैसे चीन है ना, तो ये चीन हुआ, इस साम्यवादी देश के अंतर्गत आता है। और मिश्रित जो अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वह भारत है। यहाँ पे दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था मतलब कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था मिलती हैं। अब समाजवादी राज्य क्या होता है? तो समाजवादी राज्य वह प्रणाली के तहत सरकार द्वारा या आर्थिक प्रणाली को नियंत्रण और विनियमन किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। या इस प्रणाली में धन संपत्ति का जो स्वामित्व होता है या उसके वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन होता है। यानी जो भी यहाँ पे चीज़ें होंगी या संसाधन होंगे तो वह पूरे समाज के माने जाएंगे। जैसे कि झारखंड में कोयला मिलता है ना, और या वहाँ पे जो कोयला मिलता है तो उस पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, वो सभी व्यक्तियों का अधिकार माना जाएगा, भारत के पूरे नागरिकों का माना जाएगा। जैसे कि साउथ में कुछ अगर जैसे कुछ खनिज पदार्थ हैं, है ना, वो गोलकुंडा की खदानें, हीरा की खदानें हैं, तो वो सरकारी खजाने के अंतर्गत आता है, तो वो पूरे देश का होता है। इसी प्रकार से अगर पूंजीवादी समाज ये होता है, अगर पूंजीवादी राज्य, तो पूंजीवादी में उसी व्यक्ति का होता है जिस व्यक्ति का उस पर आधिपत्य होता है ना। तो वहाँ जो कंपनीज होती हैं उसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे समाजवादी राज्य में समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान किसे कहते हैं? ये है क्वेश्चन, संविधान किसे कहते हैं? तो आइए हम देखते हैं। संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है ना, जो लिखित होता है ना, और उसी के अनुसार पूरा देश चलता है। जैसे कि भारतीय संविधान है ना। अब देखते हैं समधन विधान, यानी संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय होता है। मूल सिद्धांत जो होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनका एक समुच्चय होता है जिसके द्वारा कोई राज्य या संगठन अथवा कोई संस्था अभिशासित होती है, यानी उसी के माध्यम से उसको चलाया जाता है। या किसी संस्था को चलाने के लिए लिखित रूप से बनाया गया एक दस्तावेज या संविधान होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्स मिशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये है क्रिप्स मिशन, है ना। तो अभी बताते हैं क्रिप्स मिशन क्या है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार द्वारा, उस समय थे विंस्टन चर्चिल, है ना, विंस्टन चर्चिल थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, तो उन्होंने यानी भेजा था, और जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। इसका मतलब ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो भारतीय सैनिकों की उनको ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने इस मिशन को भेजा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्वराज दल के 3 प्रमुख कार्य लिख रही है ना। स्वराज दल के 3 प्रमुख कार्य है। तो एक भारतीय यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन की मांग कर रहा था। तो क्या है कि जो स्वराज दल है, इन्होंने क्या कहा था कि जो भारतीयों के लिए है स्वशासन की व्यवस्था लागू की जाए, यानी कि उनके ही नियम हों और वही यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, है ना। दूसरा था व्यवस्थापिका सभाओं में जाकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, यानी वो चाहते थे कि हम
चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद हम ये क्या करेंगे, सरकार में बैठेंगे और जो मतलब जो गलत नीतियां होंगी सरकार की, हम उनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, है ना। और इसमें क्या था नेक्स्ट, भारत के लोगों को औपनिवेशिक राज्य को जवाबदेह बनाकर उत्तरदायी सरकार देने पर जोर, उत्तरदायी सरकार देने पर जोर देना। कि मतलब ये था कि जो औपनिवेशिक राज्य थे, जैसे कि भारत भी उस समय क्या था, ब्रिटेन का एक औपनिवेशिक राज्य था, है ना। तो उसको इतना मतलब उसको लिए जवाबदेह, मतलब वो उत्तरदायी हो, मतलब हमारे यहाँ पे कोई भी कानून अगर ला रहे हैं तो उसके प्रति उनको जवाबदेह होना चाहिए कि भाई यहाँ पे लागू इसलिए संविधान, मतलब कोई भी नियम इसलिए लागू कर रहे हैं क्योंकि हम आप लोगों के लिए इस तरीके की व्यवस्था करना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना क्या है। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली हैं, है ना, 1946 में, है ना, 1946 में क्लीमेंट एटली ने भारत में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजा था, जिसका उद्देश्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। तो इनका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था कि जो शांतिपूर्ण हस्तांतरण किया जाएगा, यानी सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा, उसकी जो संभावनाएं होंगी जितनी भी, तो उसको खोजना था 1946 में, है ना। फिर क्या हुआ कि इसी कैबिनेट मिशन जो आया था तो उसने संभावनाओं को तलाशा, तो इन्होंने कहा था कि भारत को विभाजन किया जाए, मतलब इस तरीके से इन्होंने निर्णय दिए थे। नीति निर्देशक तथ्यों को लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य या राष्ट्र के निर्माण में नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या है, ये जो मतलब जो इन जो नीतियां होती हैं, नीति निर्देशक तत्व होती हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो है जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है ना। जो जन कल्याणकारी राज्य होते हैं इनकी स्थापना करना होता है। जैसे 6 से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, है ना, उनके लिए अनिवार्य शिक्षा, है ना, उनके लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा कर दिया गया है ना। और नीति निर्देशक तत्व के तहत ही मध्याह्न भोजन को उसमें रखा गया है ना, कि बच्चों के पोषण की व्यवस्था भी कौन करे, राज्य सरकार करे, है ना। तो इस तरीके से ये नीति निर्देशक तत्व जो कि कल्याणकारी होते हैं। और ये 36 से लेके, ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक ये मतलब दिए गए हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं। और इसे भारतीय संविधान की आत्मा या चेतना कहा गया है। तो इसमें 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। एक तो इसका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है इसे, और इसे भारतीय संविधान की आत्मा या चेतना कहा गया, और ये जन कल्याणकारी होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 2 के क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग घबराएं नहीं, क्वेश्चन आंसर देखें, और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाए जा रहे हैं, है ना। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। अब देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, है ना, 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था। ये पहले संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, है ना, लेकिन फिर जब इसको हटा दिया गया, फिर इसको 31 से उठाकर, है ना, पहले ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत था, फिर इसको उठा के फिर इसको संविधान में विधिक कानून के तहत इसको 300 का में, है ना, फिर कितने में 300 का में इसको रख दिया गया, है ना, 300 का में रख दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 1976 में मौलिक कर्तव्य ये है जो 42वें संविधान, मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान
42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए, और जो कि अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद है ना, 42वें संविधान जो कि अनुच्छेद 51 का में जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकारों के संशोधन में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के संशोधन में सक्षम है तो ये है संसद। क्या है कि जो मौलिक अधिकारों में जो भी संशोधन किए जाते हैं वो पूरा निर्णय संसद द्वारा लिया जाता है। जैसे कि संपत्ति का जो मूल अधिकार था तो उसको मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में कर दिया गया। ये संविधान जो संशोधन किया गया वह संसद द्वारा किया गया। और संसद में दो सदन होते हैं और एक व्यक्ति होता है जो कि मुख्य होता है राष्ट्रपति। इसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा है ना, ये दोनों सदन होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में कहा गया है। तो मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में कहा गया था। ये केस है ना, मौलिक अधिकारों में ये केशवानंद व्यक्ति थे जो कि केरल राज्य से संबंधित थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपना मामला दर्ज किया था। नेक्स्ट है सत्य असत्य लिखिए। भारतीय संविधान में संपत्ति का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में संपत्ति का मौलिक अधिकार है तो ये असत्य है, ये असत्य है, यानी कैसा है, ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संपत्ति का अब मौलिक अधिकार ना होकर विधिक अधिकार है और 300 का में ये पहुंच गया है, ये है ना। नेक्स्ट देखिए देश की रक्षा करना मौलिक कार्य है। बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है ना, क्योंकि ये मौलिक यानी मूल कर्तव्य है। क्योंकि देश की जो संपत्ति है उसका हमें संरक्षण करना चाहिए, है ना। इस तरीके से ये क्या है, देश की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये असत्य है ना, ये असत्य है। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। हमें कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, हमें कहीं बोलने की स्वतंत्रता है। अगर हम कहीं मंच पे जाके बोल सकते हैं, ये बिल्कुल स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है प्रोफेसर लांस्की ने माना कि अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं होता है। ये सत्य है बिल्कुल, क्योंकि अधिकारों के बिना कोई व्यक्ति स्वतंत्र कैसे रह सकता है ना। नेक्स्ट है अनुच्छेद, ये सत्य है ना, ये सत्य है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल सत्य है ना। नेक्स्ट देखिए मौलिक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है तो ये सर्वोच्च न्यायालय है ना, तो ये कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है। संपत्ति का अधिकार है तो ये कौन सा है, विधिक अधिकार है ना, कौन सा है, ये विधिक अधिकार है। संपत्ति का कौन सा है, विधिक अधिकार है ना, विधिक है ना, कानूनन है। नेक्स्ट देखते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र की मांग भारत में 1928 में उठाई गई। कब उठाई गई, 1928 में, है ना। नेक्स्ट है भारत के मौलिक अधिकार। भारत का जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिकी संविधान से, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, तो ये कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 29 प्लस 30 यानी 29 में और 30 में, है ना, 29 और 30 है ना, इसमें दिए गए हैं। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा कैसे हैं, वैध हैं, तो वैध हैं, मौलिक अधिकार वैध हैं, है ना,
संविधान द्वारा तो संविधान द्वारा वैध हैं। दक्षिण अफ्रीका संविधान कब लागू हुआ? दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वह दिसंबर 1996 में, दिसंबर 1996 में, ऐसा लिख लीजिए 1996 में यह लागू हुआ था, है ना। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो जो मूल अधिकार होते हैं इसका वर्णन भाग 3 में दिया गया है ना। तो भाग 3 में दिया गया है। अब जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का जो है अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 21 में, है ना। 21 में दिया गया है। भारत में कौन कौन से धर्म हैं? तो भारत में मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, है ना। आप लोगों ने देखा होगा ईसाई भी हैं, है ना, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन हैं, पारसी हैं, है ना। ये इतने धर्म मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपके ऊपर है। ये सत्य है बिल्कुल। और ये परिभाषा किसने दी थी? सर एडवर्ड कोक ने, है ना। यह परिभाषा किसने दी थी? एडवर्ड कोक ने। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं, है ना। इन्होंने ही क्या किया था? रफ ड्राफ्ट, जो जितने भी जो संसदीय जो सदस्य थे, जब संविधान समिति बन रही थी तो उस संविधान को बनाने के लिए जिन समितियों का गठन किया गया था उनके जो सदस्य थे प्रत्येक देश में गए और प्रत्येक देश में जाने के बाद वो वहाँ से कच्चा ड्राफ्ट लाए और अंबेडकर जी के सामने रख दिया कि लीजिए अब आप उसको पक्का ड्राफ्ट बनाइए। तो फिर इन्होंने उस संविधान को लिखा और अच्छे से उसको कंपाइल किया। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। तो अस्पृश्यता को समाप्त किया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा, है ना। संविधान का अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 के माध्यम से, है ना, अनुच्छेद 17 के माध्यम से। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही अनुच्छेद 15 में। शिक्षा का मौलिक अधिकार राइट टू एजुकेशन 2002 में अंतर्गत आया। नेक्स्ट देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, है ना। अति लघुत्तरीय प्रश्न, मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए, है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य लिखिए। नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? इसके बाद जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकारों को समझाइए, शिक्षा के मौलिक अधिकारों को समझाइए, संविधान के उपचारों के अधिकारों की व्याख्या कीजिए, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या कीजिए, बंधुआ मजदूरी समाज के विकास में बाधक है की समीक्षा कीजिए। इनमें से जो मुख्य क्वेश्चन हैं इनके जो उनके हमने आंसर नीचे दिए गए हैं, देखिएगा। ये मौलिक कर्तव्य, तो जो हमारे जो मूल कर्तव्य क्या हैं वो उनको दिखाया यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मौलिक कर्तव्य ऐसे बुनियादी कर्तव्य होते हैं जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। यह व्यक्ति को अपनी उन्नति व विकास के लिए तथा समाज व देश की प्रगति के लिए अवश्य ही करने चाहिए। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के 51 काम है, जो कि अभी पहले ही बताया गया था कि अनुच्छेद 51 काम है। ये जरूर याद रखिएगा कि दर्शाए गए हैं, इनकी संख्या 11 है, इनकी संख्या 11 है, 51 का अनुच्छेद में दिए गए हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है ना, प्रगति के लिए, देश के लिए और प्रगति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो मौलिक अधिकार, अभी ये अपने कर्तव्य थे, अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार। तो शांत रहो, नहीं तो ये में आवाज आए फिर तुम्हारी, ठीक है, चुप रहना, ठीक। तो मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है जो कि वर्तमान में 6 है ना। और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। आप लोगों को इनमें से 2-3 चीज़ें देखनी है। एक तो संविधान कितनी है, 6 है, मतलब जो मौलिक अधिकार वो 6 हैं और भाग संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। और भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वे अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार, किसी भी स्थिति में सरकार
मतलब जो सामान्य स्थिति होगी उसमें सरकार द्वारा ये सीमित नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई देश पे संकट आ गया है या कोई आपातकालीन स्थिति है तो उस समय जो इनको सीमित किया जा सकता है। याद रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों को लिखिए। तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार है उसके जो कार्य होंगे वो हम देखते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त और विधिक संस्था है। ये क्या है, स्वयं में स्वायत्त है ना, और एक विधिक संस्था है। विधिक मतलब संविधान द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। इसको प्रहरी कहा गया है, मानवाधिकारों का प्रहरी कहा गया है। मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर, है ना, मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को परामर्श देना इसका मुख्य काम है। और 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को सरकार की सहमति से सुनवाई कर सकता है। तो ये क्या करेगा, 1 साल से अधिक के जो भी केसेस होंगे पेंडिंग में तो वह उनकी सुनवाई सरकार की सहमति से करेगा। इसे लोक न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये मुख्य रूप से इसको जरूर ध्यान रखना, इसको लोक न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ये अपनी रिपोर्ट जो और किसी को नहीं देगा, सीधे राष्ट्रपति को पहुंचाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक, इसके जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकारों को समझाइए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत मनुष्य क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, बलात्श्रम अर्थात बच्चों को कारखानों, खानों आदि जैसे नौकर रखने या पर निषेध करता है। क्योंकि इसमें बाहर जो बच्चे होंगे 14 वर्ष से छोटे बच्चे होंगे उनको या किसी भी स्थिति में मतलब कारखानों में नहीं लगने नहीं देंगे, क्योंकि वो शोषण माना जाता है। और उनका क्रय विक्रय भी नहीं किया जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक लोकतंत्र यानी वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। नेक्स्ट सब देखते हैं, शिक्षा के मौलिक अधिकार को समझाइए। शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में, यानी ये जो मूल अधिकार हैं हमारे वह दिए गए हैं। वर्ष राइट टू एजुकेशन वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और यही बात नीति निर्देशक तत्वों में भी कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क दिया जाएगा। वहाँ पे सरकार द्वारा निःशुल्क मतलब उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। और यह एक समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है, 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, एक केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। यानी केंद्रीय सूची पर केवल और केवल निर्णय लेंगे कौन, जो कि विषय होंगे, जो केंद्रीय सूची के विषय होंगे उन पर केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। और जो राज्य सूची होगी उसमें केवल और केवल राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। और जो समवर्ती सूची है उस पर उसमें समवर्ती सूची में दोनों मतलब केंद्र द्वारा और राज्य के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, समवर्ती सूची कहा गया है। और समवर्ती सूची का विषय क्या है, शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, बंधुआ मजदूरी समाज के विकास में बाधक है, समझाइए। तो बिल्कुल बाधक है भाई, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति को अगर मजदूरी के बदले अगर वेतन ना मिले तो वह व्यक्ति कैसा हो जाएगा, बिल्कुल भी वह समाज के विरोधी हो जाएगा। देखिए, वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है, सेवाएं देता है, बंधुआ मजदूर कहलाता है। इसका मतलब ये है कि उसने मतलब कि ले लिया पैसा, अब वो पैसा चुकाने में असमर्थ है ना, क्योंकि उसको बहुत ज़रूरत थी और वो भी खर्च हो गए, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। और अगर उसके बदले में अपने लगातार श्रम कर रहा है और उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है तो वह बंधुआ मजदूर कहलाता है। बंधुआ मजदूरी का सबसे अधिक प्रचलन कृषि क्षेत्र में है, बिल्कुल है ना, क्योंकि जो किसान मतलब जो सामंत हुआ करते थे पुराने, है ना, या तो उनके द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता था। उनकी देखरेख के अलावा खनन में, माचिस निर्माण की फैक्ट्री में, ईंट भट्टे में
आदि में देखा गया है। समाज के विकास में बाधक है क्योंकि इसमें समाज का एक वर्ग निम्न से अति निम्न वर्ग में चला जाता है और यह समाज की मुख्य धारा से के नीचे चला जाता है और इसको किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इससे समाज में एक वर्ग सभी अधिकारों से वंचित रह जाता है और समाज का उच्च वर्ग अधिक धन कमाता है और संसाधनों का दुरुपयोग करता है। इससे सरकार का समेकित विकास का सपना पूरा नहीं होता है और यह समाज के आगे ले जाने में बाधा उत्पन्न करता है। यह समाज को ले जाने में आगे ले जाने में बाधा उत्पन्न करता है ना। तो नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पे ये अब नेक्स्ट आ गया तीसरा अध्याय, जो कि हम आपके लिए नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम इसको समझाएंगे और ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।